नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे जो कंधार प्लेन हाईजैक हुआ था और हमारी सरकार को झुकना पड़ा था अपने आदमियों की वजह से, अपनी आवाम की वजह से, और उन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। उसके बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आतंकवादियों ने हमारे ही हिंदुस्तान के प्लेन को हाईजैक किया था और उसे कंधार ले गए थे। कंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, काबुल और कंधार। तो कंधार ले गए थे प्लेन को और वहां पर उन्होंने हमारी हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर कर दिया था आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। तो बात है 1999 की। आपको पता है 1999 में ताजा कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध के बाद कुछ समय के बाद उनके जो पाकिस्तान या जो ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के समूह होते हैं, उनके आतंकवादी हमारी जेलों में कैद थे। जेलों में हमारी कैद थे, तो उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, एक बहुत ही प्लान करके, योजना बनाकर उन्होंने हमारे ही एरोप्लेन को हाईजैक कर दिया था। और ये घटना मैं आपको बता दूं 1999 की है। 1999 24 दिसंबर 1999 शाम के 4 बजे, दिन के शाम के 4 बजे की ये घटना है, जब वहां नेपाल के काठमांडू से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, काठमांडू नेपाल में पड़ता है ये त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू, वहां से फ्लाइट टेक ऑफ करती है। जब वहां से उड़ान भरती है तो हिंदुस्तान की तरफ चलती है। लेकिन मैं पहले ये बताता हूं कि ये जो आतंकवादी थे, ये 5 आतंकवादी थे और ये वहां तक, नेपाल तक कैसे पहुंचे थे? तो ये आए थे लाहौर से। लाहौर से ये आते हैं नेपाल। यहाँ है नेपाल, नेपाल काठमांडू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जब ये फ्लाइट पकड़ के 5 आतंकवादी थे, 5 आतंकवादी थे और ये आते हैं यहां से हवाई जहाज में फ्लाइट पकड़ के नेपाल में पहुंचते हैं। नेपाल में पहुंचने के बाद जब ये लाहौर में थे तो इनका एक बार वहां पर चेकिंग हो जाती थी। वहां से पहले ऐसा होता था कि अगर एक एयरपोर्ट पे आपकी चेकिंग हो जाती है तो आप दूसरे एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो चेकिंग नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद अब ऐसा नहीं है, आप उतरेंगे तब भी चेकिंग होगी, जब आप उसमें बैठेंगे हवाई जहाज में तब भी चेकिंग होती है। तो ये जब लाहौर से निकलते हैं तो ये जाहिर सी बात है, अगर इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद कोई आदमी हथियार अपने बैग में अपने साथ लेकर जाता है तो ये साजिश ही लगती है। अगर हमारे जैसे अब दिल्ली में कोई हमारे ही जहाज में बैठ जाता है, एरोप्लेन में कोई आदमी बैठ जाता है, संदिग्ध बैठ जाता है और उसके पास हथियार है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता अगर चेकिंग हुई है तो हथियार ना मिला हो। तो ये मिली जुली सरकार थी पाकिस्तान की और उन्होंने ही इनको हथियार सप्लाई करके इनको भेज दिया था। कहां? काठमांडू, त्रिभुवन एयरपोर्ट काठमांडू में। काठमांडू में जब ये पहुंचते हैं तो काठमांडू में इनकी चेकिंग नहीं होती है। मैंने पहले बता दिया आपको, क्योंकि पहले 1999 से पहले चेकिंग नहीं होती थी। एक स्टेशन पे अगर आप चढ़ जाते हैं तो दूसरे स्टेशन पे उतरेंगे तो चेकिंग नहीं होगी। तो वो सीधे ही वही दूसरी फ्लाइट जो वो क्रमबद्ध तरीके से आए थे, वो प्लान करके आए थे कि हमने इंडियन एयरवेज की फ्लाइट को हाईजैक करना है, और उसमें वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अब शुरू होती है आगे की कहानी। जब यहां बैठ जाते हैं तो उसके बाद उसमें, उस जहाज में 11 क्रू मेंबर होते हैं, जो वहां के कुछ वर्कर होते हैं, एयर होस्टेस होते हैं, चालक होते हैं, जैसे जो उड़ान भरते हैं वो होते हैं, को चालक होते हैं, यानी सब चालक होते हैं उसमें, और उसमें एक इंजीनियर को रखा जाता है। एक वहां पर एयरपोर्ट के एरोप्लेन के इंजीनियर को भी साथ में रखा जाता है। तो ये कुल मेंबर 11 मेंबर थे और कुल मिलाकर यात्रियों के साथ ये सारे 190 थे।
190 क्रू मेंबरों को मिलाकर ये 190 थे। और ये जो आतंकवादी थे, आतंकवादी, ये जिस फ्लाइट में बैठे थे उस फ्लाइट का नाम था IC-814। एक कोड होता है जब कोई फ्लाइट हो, ये हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, तो इनका अलग अलग कोड होता है। तो इस एरोप्लेन का कोड था IC-814। इसमें बैठते हैं 5 आतंकवादी और ये हथियार, हैंड ग्रेनेड, इनके पास बंदूकें, ये सब कुछ हथियार जो थे वो मौजूद थे और ये बैठ जाते हैं IC-814 में। उसके बाद मैं बताता हूं, ये 5 आतंकवादी जो थे, इनमें से 5 आतंकवादियों में से सबसे पहले आतंकवादी था इब्राहिम अतहर। इब्राहिम अतहर जो था वो बहावलपुर, पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला था। उसके बाद आता है शाहिद अख्तर सईद। शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री, ये तीनों कराची से थे। कौन कौन? शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी और जहूर मिस्त्री, ये कहां के थे? ये तीनों कराची से थे। और एक था 5वां शाकिर, ये सुकुर से था, ये भी पाकिस्तान से ही था। ये पांचों आतंकवादी जब इनकी पड़ताल की गई, खोजबीन की गई बाद में, तो ये पाकिस्तान के ही निकलते हैं। तो जैसे ही 4 बजे वहां से इंडियन एयरवेज की फ्लाइट वहां से निकलती है तो 40 मिनट तक तो कोई किसी को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। ये फ्लाइट जो है वो दिल्ली के लिए, काठमांडू से दिल्ली के लिए आ रही थी। 40 मिनट का तक किसी को भी कोई पता नहीं था कि हमारे ही बीच में आतंकवादी बैठे हैं। अचानक 40 मिनट बाद जब इंडियन एयरवेज की फ्लाइट IC-814 पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करके हिंदुस्तान की बाउंड्री में आती है, तो वहां से आतंकवादी जो है वो खड़े होके बंदूकें आदमियों पर तान देते हैं। एक आतंकवादी जो है वो कॉकपिट में घुस जाता है। कॉकपिट में घुस जाता है। कॉकपिट में आपको बता दूं, जहां पर जो चालक रहते हैं, परिचालक रहते हैं, जहां पर वो बैठते हैं, जहां से वो प्लेन को चलाते हैं, जैसे गाड़ी में ड्राइवर की सीट होती है, उस प्रकार से हवाई जहाज में कॉकपिट होते हैं। तो एक आतंकवादी जो है वो कॉकपिट में घुस जाता है। कॉकपिट में घुस गया और जो चालक थे उनके सर पर बंदूक तान देते हैं। वो चालक पर बंदूक तान देता है। जो चालक था उनका नाम था देवी शरण। देवी शरण जो थे वो चालक थे, और जो उनके जो एक होता है ट्रेनिंग चालक होता है, उनके साथ जो पायलट होता है, एक था को पायलट था राजेंद्र कुमार, एक था को पायलट राजेंद्र कुमार, और जो चालक था, पायलट था, वो था देवी शरण। और मैंने आपको बताया एक फ्लाइट में इंजीनियर रहता है, एक फ्लाइट इंजीनियर था, उसमें अनिल कुमार जागिया भी उसी में था। और ये कॉकपिट में जब घुसते हैं तो उनके सर पर बंदूकें तान देते हैं और प्लेन को वो बोलते हैं कि जहाज को आप सीधा लाहौर के लिए ले चलो। लेकिन देवी शरण ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। लेकिन जैसे तैसे अब 6 बजे टेक ऑफ चलती है, उड़ान भरती है फ्लाइट, उड़ान भरती है तो 6:56 पर उन्होंने, जो देवी शरण थे, उन्होंने एक इमरजेंसी ट्रांसपाउंडर होता है वो दबा दिया था। इमरजेंसी ट्रांसपाउंडर होता है वो दबा दिया था, बिना बोले ही सिग्नल चला जाता है। कहां? ATC का फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ATC का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अगर आप इमरजेंसी ट्रांसपाउंडर को दबा देते हैं, लेकिन ये केवल कहां होता है? कॉकपिट में होता है। तो जब दबा देते तो ATC को इसका सिग्नल चला जाता है कि जो हमारा प्लेन है उसमें कोई प्रॉब्लम है,
या तो किसी ने हाईजैक कर लिया है या तो उसमें कोई बहुत बड़ी बाधा आ गई है। लेकिन बाधा होती है तो जो चालक होता है वो सीधा वायरलेस पे बात करता है, लेकिन ट्रांसपाउंडर के जरिए सिर्फ सिग्नल जाता है। अगर कोई प्लेन हाईजैक होता है तो ट्रांसपाउंडर के जरिए सिग्नल पहुंच जाता है एटीसी में, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है दिल्ली में, उनको ये पता लग गया था सिर्फ प्लेन हाईजैक होने के लगभग 56 मिनट तक के बाद 56 मिनट के बाद उनको ये पता चल गया था कि हमारा प्लेन जो है वो हाईजैक हो गया है। तो आतंकवादियों ने मजबूर किया हमारे पायलट को, देवी शरण को मजबूर किया कि आप ये प्लेन जो है ये कहां ले चलो, पाकिस्तान के लाहौर में ले चलो। लेकिन देवी शरण ने उनको कहा कि सर हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे पास फ्यूल नहीं है, केवल दिल्ली के लिए ही फ्यूल भरा गया था काठमांडू में। अगर हम लाहौर के लिए जाते हैं तो रास्ता लंबा हो जाएगा। अब काठमांडू से हम दिल्ली के लिए जाएंगे तो यहाँ दिल्ली है, यहाँ दिल्ली में पहुंच जाएंगे। अगर हम लाहौर के लिए जाते तो रास्ता लंबा है और हमारे पास फ्यूल जो है वो बहुत ही कम है, हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो आतंकवादियों ने उनको जबरदस्ती फोर्स किया कि आप ले चलो। तो वो उन्होंने फ्लाइट, अपना जो प्लेन फ्लाइट था वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ देते हैं। पाकिस्तान की तरफ मोड़ देते हैं तो वो जैसे ही पाकिस्तान की तरफ मोड़ते हैं तो वो फिर देवी शरण एक बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे पास जो है वो फ्यूल बहुत ही कम है, हमारा प्लेन जो है वो हवा में क्रैश हो जाएगा, हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा, इसलिए आप फ्यूल भरवाने का कोई प्रबंध कीजिए। तो जैसे ही पंजाब में की बाउंड्री में पहुंचता है, आपको पता है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अमृतसर। अमृतसर एयरपोर्ट है, वहां पे आप ऐसा करो कि आप उसे उतार दीजिए। लेकिन जब फिर देवी शरण, हम उस पायलट की उनकी बात होती है, देवी शरण की बात होती है अपने एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात होती है कि हमारा प्लेन जो है वो हाईजैक हो चुका है और हमारे पास फ्यूल जो है वो कम मात्रा में है, हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा, बेवजह ही क्रैश हो जाएगा। तो वो नहीं मानते हैं और फिर अंत में जब वो पाकिस्तान की बाउंड्री में घुसना चाहते तो उन्होंने फिर मना किया कि सर यहां हम नहीं जा पाएंगे। तो अंततः उन्होंने मना लिया कि आप ऐसा करो, जो आतंकवादी थे वो हिंदुस्तान की एरिया में रुकना ही नहीं चाहते थे, वो हिंदुस्तान के एरिया में रुकना ही नहीं चाहते थे। तो वो जैसे ही बोलते हैं कि अगर फ्यूल भरना है तो अमृतसर में भर सकते हैं, तो फ्लाइट को उतारा जाता है अमृतसर में। अमृतसर में पहले तो जो अमृतसर में उतारते हैं और वहां पर देरी हो जाती है फ्यूल भरने में, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट थी वो देरी करती है। पंजाब पुलिस जो है वो नजदीक जाना चाहती थी, लेकिन आतंकवादी उनसे कोई बातचीत करना भी नहीं चाहते थे, उनसे कोई पंजाब पुलिस से बातचीत ही नहीं करना चाहते थे। और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1 घंटे तक कोई नहीं बताया गया था, कुछ भी नहीं बताया गया था। जैसे ही प्रधानमंत्री जी को पता चलता है तो वो पाकिस्तान से संपर्क करते हैं, लाहौर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे एटीसी से बात करते हैं कि आप हमारा प्लेन जो है वहां पर उतारने का इजाजत दी जाए। लेकिन आपको पता है 1999 में ताजा ताजा कारगिल युद्ध हुआ था, तो जो हालात थे वो बहुत ही नाजुक थे, तो उन्होंने मना कर दिया और फिर अमृतसर में उतार दिया जाता है उस प्लेन को। जब वहां पर उतार दिया जाता है तो इतनी कमियां थी हमारी गवर्नमेंट की, हमारे अधिकारियों की इतनी कमियां रही है उसमें। मैं एक चीज बता दूं आपको, हमारे देश को अगर खतरा आतंकवादियों से नहीं है, हमारे अधिकारियों से खतरा है, हमारे बीच के जो इस प्रकार के भ्रष्ट नेता हैं उनसे खतरा है। हमारे देश को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो अधिकारियों से है। आपको पता है अगर किसी की 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी होती है, लेकिन जब जांच होती है, उसकी पड़ताल की जाती है, आए दिन कभी कभी न्यूज में आया रहता है कि जब जांच होती है तो उसके पास 400 करोड़ की संपत्ति निकलती है। तो ये संपत्ति कहां से आती है, ये कहां से आती है? ये करप्शन करके इकट्ठा करते हैं दौलत और विदेशों में अपने स्विस बैंक में भर देते हैं। और ये
मैं बता दूं, अधिकारियों की बहुत ही बड़ी गलती रही यहाँ एयरपोर्ट पे, अमृतसर के एयरपोर्ट में। ऐसा बताया जाता है कि वहां पर लगभग 1.5-2 घंटे तक प्लेन को रोका गया था और देरी कर रहे थे उनका फ्यूल भरने में। और वहीं पर अगर फ्यूल नहीं भरा गया तो आतंकवादियों ने एक नई नई शादी हुई थी, एक नई नई शादी हुई थी जिनका नाम था रूपिन कत्याल। रूपिन कत्याल की नई नई शादी हुई थी जब उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लेते हैं आतंकवादी एरोप्लेन को, तो महिलाओं, बच्चों और जो आदमी थे उनको अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, महिलाओं को, बच्चों को और आदमियों को। और वहां पर रूपिन कत्याल के यहां पर उन्होंने चाकू मार दिया था, चाकू मार से उसको जख्मी कर दिया था, जिसके कारण ज्यादा खून बहने की वजह से रूपिन कत्याल की मृत्यु हो जाती है, तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। वो उन्होंने एकदम नहीं मारा था ताकि उनको बताया जा सके, तो जो दूसरे वहां के क्रू मेंबर थे और जो दूसरे पैसेंजर थे उनको बताया जा सके कि अगर हमारी बात आप नहीं मानेंगे तो हम ऐसा करेंगे। तो वहां पर उन्होंने रूपिन कत्याल के सीने में चाकू मार के उनकी हत्या कर दी थी और ज्यादा खून बहने की वजह से वो मर गए थे। एक वहां पर और थे, जर्मन थे, जिनका नाम था सतनाम सिंह। सतनाम सिंह को भी चाकू मार के उन्होंने मार दिया था और वो भी ज्यादा खून बहने की वजह से उनका भी हत्या हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी। तो इनके जो रूपिन कत्याल थे ये काठमांडू गए थे, नेपाल गए थे, नई नई शादी हुई थी। जैसे आजकल पहलगांव में आपने देखा न्यूज में, पहलगांव में कई जोड़े थे जो कि नई नई शादियां होके हनीमून के लिए गए थे। एक की तो 1 महीना 20 दिन भी नहीं हुए थे शादी को, तो उन्होंने उस आदमी को मार दिया था। और लड़की ने जब कहा कि हमें भी मार दो तो उन्होंने कहा कि ये आप मोदी को बता दो। तो मोदी ने फिर उनको बता भी दिया है कि मोदी को बताने का क्या मतलब होता है। तो इस तरह से उन्होंने वहां पर भी औरतों को नहीं मारा था और रूपिन कत्याल और जसवंत सिंह को मार दिया था। जसवंत सिंह जो थे वो जर्मनी के नागरिक थे। और वहां पर उनको मारने के बाद जब देरी हो जाती है, फ्यूल भरने में देरी हो जाती है, तो वहां पर भी हमारी जो प्रशासन है, अधिकारी है, या तो कंफ्यूज थे, ऐसा भी हो सकता है कंफ्यूज थे, लेकिन यहां पर भी बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने जो एरोप्लेन में बैठे हैं उनको पता है कि जब वहां पर एसी लगे होते हैं, एयर कंडीशनर लगे होते हैं, तो आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती है। इतनी गर्मी होती है, जैसे दिल्ली जैसे एरिया में, मुंबई जैसे एरिया में, चेन्नई जैसे एरिया में कितनी गर्मी होती है, तो जहां आप हवाई अड्डे पे एरोप्लेन रुका रहता है तब आपको ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। वो हवा कहां से आती है? जो एयर कंडीशनर होते हैं वो उस समय बंद होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो गाड़ियां होती है, गाड़ी में भी अगर एसी चलाया जाए तो एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च होता है, वहां पर ईंधन एक्स्ट्रा खर्च होता है। डीजल गाड़ी है या पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल जो है वो एसी चलाने से, ये सबको पता है, जो गाड़ी चलाते हैं सबको पता है, एसी में एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है, एक्स्ट्रा खर्चा होता है, उसमें एक्स्ट्रा ईंधन लगता है। तो जब हवाई अड्डे पे रुकता है एरोप्लेन तो उसमें आपको ठंडी ठंडी जो हवा है वो अलग से एक पाइप के जरिए जोड़ दी जाती है और उससे आपको पूरी ठंडक जैसी महसूस होती है। जब तक कि आपका प्लेन वहां से उड़ नहीं जाता तब तक आपको ठंडक लगती रहती है। तो एसी की ना चला के वो पाइप लगा देते हैं। अगर चाहते, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट चाहती, हमारे अधिकारी चाहते, मैं अधिकारियों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी गलतियां की है, जो गलतियां हमें आज भी सता रही है। आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था और वो गलतियां हमें आज भी परेशान कर रही है। ये मसूद अजहर आग को हटा दिया जाए तो क्या होता है? जहर, ये साला जहर है। मसूद अजहर, जहर, जहर आग को हटा दीजिए, जहर, ये जहर है हमारे हिंदुस्तान के लिए। तो ये जो बोलता है मोदी तू पानी बंद करेगा तो इंशाल्लाह हम तेरी सांसें बंद करेंगे, तो ये जो गीदड़ भभकियां हैं इनकी, तो इन्होंने खुले मुकाबला ना करके हमारे मासूम पैसेंजरों को बंदी बना के, बंधक बना के उन आतंकवादियों को छुड़ा लिया है। इसको मर्दानी नहीं चाहे कहते हैं। ये जो है ये मर्दों वाली बात नहीं होती है। तो अगर लड़ना है तो आमने सामने लड़ो।
इसमें सारी जो साजिश थी वो पाकिस्तान भी मिक्स था, लेकिन उस समय पाकिस्तान मना कर रहा है कि ये इसमें मैं कोई भी इन्वॉल्व नहीं हूं। तो जब देरी हो जाती है, अगर उसमें क्या करते, जहां से वो एयर कंडीशनर हवा अंदर जाती है उसमें कोई जहरीली गैस छोड़ देते थे, बेहोशी की गैस छोड़ देते, तो जो पैसेंजर थे वो भी बेहोश हो जाते, जो क्रू मेंबर थे वो भी बेहोश हो जाते और जो आतंकवादी थे वो भी बेहोश हो जाते, और बाद में उनको कान से पकड़ के गिद्धड़ों की तरह, चूहे की तरह हम जेल में डाल सकते थे। बड़े आराम की बात थी, बड़े आराम की बात थी कि उनको फ्यूल भरने के बहाने, हम फ्यूल भर रहे हैं, फ्यूल भरने के बहाने उनको गैस छोड़ देते नीचे से, तो बेहोश हो जाते और उठा के उनको जेल में ले जाते, उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं। फिर होता क्या है, जब 1-1.5 घंटा वहां पर फ्लाइट रुकती है तो आतंकवादी ज्यादा चौंक जाते हैं कि इतनी देरी क्यों लग रही है। तो देवी शरण जी कहते हैं कि आप रुको, ये फ्यूल भरने का प्रबंध हो रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे। पंजाब पुलिस बोल रहे थे कि हम बात करेंगे आतंकवादियों के साथ, आपकी क्या डिमांड है, आप हमसे बात करो, लेकिन आतंकवादी उनसे बात करने को तैयार ही नहीं थे। तो एक गाड़ी को भेजते हैं फ्यूल भरने के लिए, एक गाड़ी थी, फ्यूल भरने का टैंकर जब जाता है तो उनको जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो बोलते हैं कि आप जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आप धीरे से जाना ताकि उनको कोई महसूस ना हो। और उसमें वहां पर आर्मी के जवान भी रखे गए थे, मिलिट्री के जवान भी रखे गए थे ताकि वो कुछ वहां पर कार्रवाई कर सके। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो इतनी स्पीड में था वो ट्रक, इतनी स्पीड में था कि जो ड्राइवर था उसको सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने वायरलेस में कहा था कि आप धीरे करो, लेकिन वो एकदम तेजी से जो फ्लैट थी उसके सामने जाकर रोक देते हैं, और आतंकवादियों को बहुत ही बड़ा शक हो जाता है कि हमें फंसाने की कोई चाल चली जा रही है, और उन्होंने देवी शरण जी को मजबूर किया कि आप यहां से एरोप्लेन जो है वो उड़ाकर ले चलो। तो अंत में एरोप्लेन को देवी शरण को वहां से बिना फ्यूल भरे ही उड़ाना पड़ा। जब बिना फ्यूल भरे अमृतसर से उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि वहां ले चलो, पाकिस्तान में ले चलो आप। तो जब पाकिस्तान के लिए वो चलते हैं, लाहौर के लिए चलते हैं, तो देवी शरण ने कहा कि हमारे पास सर फ्यूल बहुत ही कम है। तो फिर हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो विदेश मंत्री थे, उस समय के विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह जी ने बात करते हैं पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी के विदेश मंत्री से बात होती है कि आप हमारे IC-814 को वहां पर लैंड करने की परमिशन दे दो, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नामंजूर कर दिया कि हम ये परमिशन नहीं देंगे। वो डर रहा था कि कहीं हम परमिशन देंगे तो ऐसा ना हो कि हम पर ये ब्लेम आ जाए कि ये सारी जो साजिश है ये आपकी है। तो उन्होंने मना कर दिया था, और जो लाहौर के देश की जो लाइटें थी वो भी रात को बंद कर दी थी। तो जब देवी शरण ने कहा कि हम इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कर देंगे, तो उनको लाइटें बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही थी। एक लाहौर का जो शहर था उसमें उन्होंने चाहा कि ये वहां पर ज्यादा रोशनी दिख रही थी, उन्होंने सोचा कि देवी शरण जी ने कि हम यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। जैसे ही वो लैंडिंग करने के लिए नीचे देखते हैं तो उन्होंने देखा कि हम तो बीच शहर में आ गए हैं, बीच बाजार में आ गए हैं। तो उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहा और फिर एरोप्लेन को ऊपर उठा लिया, क्योंकि नीचे तो बाजार था, शहर था। तो फिर पाकिस्तानी ATC थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल था, उन्होंने मंजूरी दे दी कि आप हमारे लाहौर में उतर जाओ। तो फिर अंततः लाहौर में उतारा जाता है हमारा IC-814, वहां लाहौर में उतारा जाता है। उसके बाद 8:01 पर ये लाहौर में उतरा था और 8:32 तक ये लाहौर में रहा, केवल 31 मिनट तक ये लाहौर में रहा था। तो लाहौर में वो चाहते तो लाहौर में कुछ पैसेंजरों को वहां पर छुड़ा भी सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको ये बचाना जरूरी नहीं समझा। केवल उन्होंने जो फ्यूल था वो भरा और वहां से वो उड़ जाती है, फ्लाइट फिर उड़ जाती है। लाहौर में फ्यूल भरा जाता है
8:32 पर। और उन्होंने कहा, आतंकवादियों ने कहा कि आप फ्लाइट को काबुल ले चलो, काबुल ले चलो। लेकिन काबुल की जो एटीसी थी अफगानिस्तान की, ये अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान की एटीसी थी उसमें रात को रात को फ्लाइट को जो है वो उतारने की कोई भी प्रावधान वहां पे नहीं था। उस समय ये हालत था वहां का कि वहां पे उन्होंने कहा कि एटीसी ने कहा, कहा काबुल की, कि आप यहां पर रात को नहीं उतर सकते हैं, हमारे पास कोई भी सुविधा रात को लैंडिंग कराने की नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप प्लेन को ऐसा करो कि दुबई ले चलो। तो दुबई ले गए वो प्लेन को। जब यहां पर नहीं उतरे तो वो प्लेन को यहां से होते हुए दुबई ले जाते हैं, दुबई ले जाते हैं। और दुबई में उन्होंने अल मिनहाद एयरपोर्ट पे, कौन सा एयरपोर्ट? अल मिनहाद, दुबई में एयरपोर्ट है अल मिनहाद। अल मिनहाद एयरपोर्ट पे जो हमारी C1IC814 जो फ्लाइट थी वहां पे उतार दिया जाता है अल मिनहाद एयरपोर्ट दुबई में। दुबई में वहां पर उतार दिया जाता है रात को 1:32 पे वहां पे उतार दिया जाता है। और जो दुबई की एटीसी थी, जो एटीसी के साथ हिंदुस्तान की एटीसी बात करती है और मुख्य मुख्य जो हमारे थे उन्होंने बात की कि आप ऐसा करो कि वहां पर हमारे सेना की वहां पर जो सेना है, हम अपनी सेना की कार्रवाई के लिए आप परमिशन दे दें। लेकिन बेकार में वो क्यों परमिशन देते? जब अमृतसर में था तब वहां पे कुछ नहीं किया, लाहौर में पहुंचा तब कुछ नहीं हुआ, तो दुबई वाले बेकार में क्यों देते? अगर बॉम्ब वहां पे गिरा देते तो उनका एयरपोर्ट तबाह हो जाता और उनको कोई भी सैन्य कार्रवाई होती तो दुबई को नुकसान होता, उनकी फ्लाइट में, आगे की फ्लाइट में नुकसान हो जाता। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप कोई भी सैन्य कार्रवाई यहां पे नहीं करेंगे। हमारे अधिकारियों ने बहुत बड़ी गलती तो पहले से ही कर रखी थी अमृतसर में। तो अल मिनहाद में क्या करते हैं, वो फिर से वहां पर रिफ्यूल किया जाता है एरोप्लेन को एक बार। और उन्होंने कंडीशन रखी थी कि आप बच्चों, औरतों और बीमार जो है उनको आप छोड़ दो। तो उन्होंने केवल 27, कितने? उन्होंने 27 पैसेंजर को वहां पे छोड़ देते हैं, 27 पैसेंजर को छोड़ देते हैं। और उसमें रूपिन कत्याल का शव भी वहीं पे उतार देते हैं, रूपिन कत्याल का शव भी वहां पे उतार देते हैं और 27 पैसेंजरों को वहां पर छोड़ देते हैं। तो वहां से 6:20 पर जो प्लेन था वो फिर उड़ान भरता है अल मिनहाद एयरपोर्ट दुबई से। और उसको कहा जाता है कि आप फिर सीधा आप कंधार ले चलो, अफगानिस्तान के कंधार ले चलो। तो अंततः वहां पर दूसरे दिन 8:33 पर कंधार में पहुंचता है प्लेन। हमारा जो इंडियन एयरबेस का प्लेन था वो पहुंचता है कंधार में। कंधार में उतारा जाता है, जैसे ही प्लेन वहां पर उतरता है कंधार एयरपोर्ट पे, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे उतरता है, वो वहां पर बड़े बड़े टैंक लेकर तालिबानी पहुंच जाते हैं। और ये एरिया उस समय तालिबानियों के अंडर आता था और हिंदुस्तान सरकार जो है वो तालिबानियों का वहां पे शासन हुकूमत नहीं मानती थी। तो वहां पर बड़े बड़े टैंक लेके और भी जो तालिबानी थे, आतंकवादी थे, वो वहां पर पहुंच जाते हैं। एक सरगना था उनका, सरगना वहां पर हरकत उल मुजाहिदीन, इस सरंगने के जो सब थे वहां पर पहुंच जाते हैं अपने अपने बड़े बड़े टैंक लेकर, जो कि युद्ध में यूज होते हैं, उस तरह के टैंक लेकर उन्होंने पूरे एरोप्लेन को घेर लिया। और उसके बाद फिर होता है क्या है कि तालिबानियों ने, बात होती है, हमारे उस समय के विदेश मंत्री थे, आपको मैंने बताया, जसवंत सिंह परमार, और गृह मंत्री थे हमारे उस समय के श्री लालकृष्ण आडवाणी। लालकृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह परमार ने, उनके साथ जसवंत सिंह परमार करते हैं और उनके साथ बातचीत करने की वकालत का काम कौन करते हैं? जसवंत सिंह परमार जो है वो तालिबानियों के साथ बातचीत करने की वकालत करते हैं और उनकी डिमांड पूछते हैं कि आपकी डिमांड क्या है, आपने क्यों बेवजह हमारे यात्रियों को पकड़ लिया है, आपकी डिमांड क्या है? तो
फिर जो अजीत डोभाल है वो 27 दिसंबर को जाते हैं गंधार में और एक अपनी टीम के साथ जाते हैं ताकि उनके साथ बातचीत की जा सके। अजीत डोभाल वो थे जो हमारे जासूस थे, कई सालों तक पाकिस्तान में रहे हैं। आज भी अजीत डोभाल सिंह जो हैं वो बहुत बड़े हमारे मुख्य हैं, जो सेना में हमारे मुख्य हैं, बहुत बड़े मुख्य हैं, क्योंकि इनकी ही वजह से काफी मसले जो है वो हल हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, कई सोल्यूशन निकले हैं। तो अजीत डोभाल एक टीम लेकर जाते हैं, गंधार पहुंचते हैं और कंधार में जाकर उन आतंकवादियों के साथ बातचीत करते हैं। तो वो आतंकवादी 3 डिमांड रखते हैं। 3 डिमांड क्या रखते हैं? एक तो कहते हैं कि आप हमारे जो आतंकवादी थे, उन्होंने हिंदुस्तान की जेलों में आतंकवादी हैं, 36 आतंकवादी है, उनको आप रिहा कर दो। और दूसरी डिमांड थी उनकी कि आप 20 करोड़ डॉलर अमेरिकी डॉलर 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर जो है हमें आपने हमें देना होगा। और उसके बदले में एक और थे सजाद अफगानी, एक आतंकवादी था, सजाद अफगानी का शव भी आप जो है वो हमारे हवाले कर दो। मैं आपको बता दूं, सजाद अफगानी को पकड़ा गया था, हिंदुस्तान की जेल में डाला गया था और जब वो भागने लगा था 1999 में, जब वो भाग रहा था तो इनकाउंटर करके उसको मार दिया गया था। तो उसके शव की वो डिमांड कर रहे थे। तो ये जो सजाद अफगानी था, ये हरकत उल मुजाहिदीन का संस्थापक था और ये 1999 में एनकाउंटर में मारा गया था। हरकत उल मुजाहिदीन का ये संस्थापक था और इनकी डिमांड में 36 कैदी और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मांग थी, लेकिन इनको नहीं माना गया। लेकिन अंत में फिर जो 3 आतंकवादी थे जो आज भी हमारे भारत के लिए कीड़ा बने हुए हैं, वो सुअर के बच्चे, वो चूहे आज भी हमें तंग कर रहे हैं, बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। तो उनकी डिमांड की गई। उनके नाम क्या थे? मैंने बताया, एक था मसूद अजहर। इस मसूद अजहर सुअर को 1994 में पकड़ा गया था। कब? 1994 में पकड़ा गया था। और उसके बाद था उमर शेख को भी 1994 में पकड़ा गया था। और फिर उसके बाद था मुश्ताद मुस्ताद जरगर को 1992 में पकड़ा गया था। इसके ऊपर 3 दर्जन से भी ज्यादा हत्या के आरोप थे। किसके ऊपर? मुस्ताद जरगर के ऊपर। और जब उनसे बात होती है तो फिर उनकी डिमांड माननी पड़ती है कि आप हमारे पैसेंजरों को छोड़ दो। लेकिन ये कोई इतना आसान भी नहीं था। हम कहते कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन आप वहां पे अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की जगह होते तो आप क्या करते? हमारी दिल्ली में असेंबली के बाहर उनके पुतले जलाए जा रहे थे, हड़तालें शुरू हो गई थी कि आप जो उनके परिवार वाले थे और उनके जो और भी जनता थी वो बहुत ही आक्रोश में थी कि आप जैसे भी करो हमारे परिवार वालों को छुड़ाकर हमारे पास लाओ। तो दंगे हो रहे थे, तो इस वजह से सरकार को झुकना पड़ा था। और 30 दिसंबर को एसी बुलत ने जम्मू कश्मीर के सीएम से, उस समय के सीएम थे जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला को कहा था कि आप जो है वो उनसे बातचीत करो, हमारे साथ बातचीत करके जो है वो आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए। तो उनकी जेल में ये आतंकवादी कैद थे। तो फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम आतंकवादियों को किसी भी हालत पर रिहा नहीं करेंगे। लेकिन बाद में समझा बुझाकर, मीटिंग कर कुछ भी करके उन्होंने उनको समझाया और 3 आतंकवादियों को रिहा करके हमारे विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी भी साथ गए थे और उनको कंधार ले जाते हैं। कंधार ले जाने के बाद हमारे पैसेंजरों को जो सही सलामत वापस हिंदुस्तान लाया जाता है और उन आतंकवादियों को छोड़ा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो आतंकवादी थे, आज इन्होंने अपने अपने सरगने बनाए हैं और ये पाकिस्तान में रहकर, पीओके में रहकर आज भी ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जब भी कोई आतंकवादी आता है तो इनके ही सरगने से ही वो निकलता है, उसकी जिम्मेवारी ये ही सरगने लेते हैं। तो मैंने ये बताया आज आपको कि
कंधार प्लेन हाईजैक के बारे में, किस तरह से हमारे गवर्नमेंट को इन लोगों ने झुकाया था और इन्होंने मजबूर करके 3 आतंकवादियों को छुड़ा कर ले गए थे। तो नमस्कार, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।